डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो उसमें क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा हम पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति कैसी है, उद्देश्य क्या है उसको पढ़ने के पीछे, और उसकी विषय वस्तु किस प्रकार की है, एवं उसका विकास कैसे हुआ मानव भूगोल, है ना। तो और इसके जो अगला टॉपिक है वो है कि मानव जो भूगोल है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध किस प्रकार से है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो समझते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। मानव भूगोल एक्चुअल है क्या। मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, ठीक है ना। मतलब जब भूगोल को सबसे पहले जो अध्ययन किया जाता था एज ए भूगोल, मतलब एज ए ज्योग्राफी अध्ययन किया जाता था, लेकिन उसमें से एक ब्रांच अलग हुई और उसका नाम रखा गया मानव भूगोल। और दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है भौतिक भूगोल। मतलब जो मुख्य ब्रांच है या मुख्य मतलब भूगोल को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक भूगोल था और दूसरा मानव भूगोल था, ठीक है ना। तो ये जो अभी आज हम जो अध्ययन करेंगे वो आप मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल क्या है, एक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंदर मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है, और जो वर्तमान समय में जो मनुष्य है वो किस प्रकार से, आज का जो पर्यावरण है, मतलब आज जो पर्यावरण की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, जो आज पर्यावरण पाया जा रहा है जिसकी हम बातें कर रहे हैं दिन रात, अभी वर्तमान समय में जैसे कोविड-19 आया है, ठीक है ना। तो ये भी मानव भूगोल में या मानव भूगोल के अध्ययन का एक विषय है, एक टॉपिक है कि कोविड-19 किस प्रकार से मनुष्य को, मानव जाति को, पूरे विश्व की मानव जाति को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मनुष्य का जो पर्यावरण है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे बदलता जा रहा है वैसे वैसे, जैसे मान लो मनुष्य क्या है अपने जीवन में अनेकों प्रकार के आविष्कार कर रहा है, अनेकों चीजें नई ईजाद कर रहा है, ठीक है। तो उसने जैसे जैसे मतलब प्राकृतिक जो उसका जो भौतिक पर्यावरण है उसमें जो बदलाव लाया है, उसके हिसाब से प्रकृति भी चेंज हो रही है, प्राकृतिक जो चीजें हैं वो भी चेंज हो रही है। तो पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य निवास करता है, मानव निवास करता है, उससे संबंधित जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, सामाजिक क्रियाएं करता है, सांस्कृतिक क्रियाएं करता है ना, धार्मिक क्रियाएं करता है, इन सभी चीजों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का, अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या है, जो पृथ्वी तल पर जो मनुष्य है ना, उसके जो मानवीय तथ्य हैं, उसके स्थानिक वितरण, ठीक है ना, ये किस किस जगह पर मानवीय तथ्य अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, मनुष्य कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उसका स्थानिक वितरण किस प्रकार का है, ठीक है ना, किस किस क्षेत्र में मनुष्य निवास करता है ना। और विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों, है ना, विभिन्न अलग अलग प्रदेशों में, प्रदेशों का मतलब क्या है, प्राकृतिक प्रदेशों में, ठीक है ना, प्राकृतिक प्रदेशों में मनुष्य द्वारा जो किए जा रहे क्या है, वातावरण के समायोजन, किस प्रकार से वो वातावरण से समायोजन कर रहा है, मतलब मनुष्य वहीं निवास कर रहा है जहाँ पर उसको अनुकूल जलवायु मिल रही है, या वो वातावरण से समायोजन करके ही वहाँ पर अपने आप को स्थापित कर पाया है या कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वर्तमान समय पे जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं या ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वहाँ पहले मनुष्य निवास नहीं करता था, लेकिन धीमे धीमे उसने उस स्थान को अपने वास योग्य बना लिया। प्राचीन काल में मनुष्य जंगल में निवास करता था, ये हम सभी को पता है, ठीक है ना। जब जंगल में निवास करता था तो वो क्या करता था, सिर्फ जंगल में ही अंदर रहता था, जंगल में ही उसको खाना मिलता था, खाने की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि उसने पहले कबीला सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर कबीला सिस्टम के बाद में फिर बस्तियों का निर्माण हुआ, बस्तियों से फिर क्या बोलते हैं, नगरों का निर्माण हुआ, और नगरों के निर्माण के साथ साथ फिर राज्यों का, और राज्यों के साथ में फिर देशों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो मनुष्य ने जंगल से निकलकर आज अनेकों प्रकार की तरक्की कर ली है, ये हम सब आप अपने अंदर देख सकते हैं। आज हम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही ये भी क्या है, मनुष्य की टेक्नोलॉजी का, तरक्की का, या उसकी जो मतलब दिमाग है उसकी ही उपज है, और उसी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसकी हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से हम चर्चा कर पा रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो ये मनुष्य का क्या है, एक लंबा सफर है। क्या है ये, लंबा सफर है। और इन्हीं चीजों से संबंधित हम भूगोल में या मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में मानव वर्गों और उसके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर किया जाता है, प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। ये है फ्रेडरिक रेडजेल, जिनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल को क्या बोला जाता है, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये इन्होंने ही सर्वप्रथम मानव भूगोल की नींव रखी थी, ठीक है ना। और मानव भूगोल को विकास करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम समझते हैं ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, द स्टडी of the distribution of human, the study of the distribution of human and their activities on the earth surface, ठीक है ना, on the earth surface या on the surface of the earth and the process that generate these distribution, ठीक है। क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब पूरे विश्व में या पृथ्वी के धरातल पर कहाँ कहाँ पर मनुष्य पाया जाता है, वो कौन कौन सी क्रियाएं करता है, कहाँ पर करता है, पृथ्वी के धरातल पर क्रिया करता है, ठीक है। और वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वो सब अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, आप देखते हो आजकल, मतलब मूवियों का बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है। क्रिकेट भी देखते हैं लोग, न्यूज भी देखते हैं लोग, देश विदेश की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग कलर के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। हमारे भारत देश में ही देख लो आप, जितने मतलब 28-29 राज्य हैं, है ना। 28 जो राज्य हैं उसमें सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, ठीक है ना। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के लोग, मतलब कहीं किसी राज्य में काले लोग हैं, किसी राज्य में गोरे लोग हैं, किसी राज्य में लंबे लोग हैं, किसी राज्य में छोटे टेकने लोग हैं, ठीक है ना। और भाषा के आधार पर भी किसी राज्य की भाषा तमिल है, किसी राज्य की भाषा क्या है पंजाबी है, किसी राज्य की भाषा गुजराती है, कहीं महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है ना, कहीं देवनागरी लिपि बोली जाती है, कहीं हिंदी, कहीं ब्रज भाषा है, कहीं मैथिली बोली जाती है। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये कहाँ पर हो रहे हैं, अर्थ सर्विस पर हो रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों का जो अध्ययन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन्स, ठीक है ना। और जो प्रोसेस है, ठीक है ना, इस जो डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोसेस है यानी जनरेट होता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं इनकी परिभाषा की, कि मानव भूगोल की क्या परिभाषा हो सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो फ्रांसीसी विद्वान हैं और ब्लास, मतलब बैडल डी ब्लास हैं, उनके शिष्य हैं प्रोफेसर जीन ब्रोन्स। उन्होंने क्या बताया है कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है, मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है, ठीक है ना, जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है। मतलब मानव भूगोल में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, जो मनुष्य क्या करता है, क्रियाकलाप करता है और प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छाट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी पर जो भी या पृथ्वी के धरातल पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, काट छाट कर एक विशेष श्रेणी में रख सकते हैं। उन्हीं चीजों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरी बात करते हैं अमेरिकी भूगोलवेत्ता प्रोफेसर हार्टिंगटन, जो अमेरिका के भूगोलवेत्ता है। प्रोफेसर हार्टिंगटन ने मानव भूगोल की परिभाषा में बताया है कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप, यानी कि जो भौगोलिक वातावरण है, मतलब पृथ्वी पर जो भौगोलिक वातावरण पाया जाता है, और मनुष्य के यानी मानव के जो कार्यकलाप है, क्रिया विधि है, जो क्रिया विधि कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, एवं गुणों, है ना। भौगोलिक वातावरण, मनुष्य के कार्यकलाप और उसके गुण के पारस्परिक संबंध के स्वरूप, यानी कि उसके जो आपसी संबंध हैं, है ना, पारस्परिक जो संबंध है, उसके स्वरूप और वितरण का अध्ययन है, ठीक है ना। मानव भूगोल क्या है, मनुष्य के क्रियाकलाप, उसके गुण, उसके पारस्परिक संबंध, उसके स्वरूप और वितरण का अध्ययन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम जो मानव भूगोल शास्त्री है रेड जेल, ठीक है ना, रेड जेल, उनका अनुसार क्या है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वस्व जो वातावरण है से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। मनुष्य क्या है, जो भी क्रिया करता है
जो भौतिक वातावरण है उससे सामंजस्य स्थापित करके करता है, और जो भौतिक दशाएँ होती है उसी के अनुकूल रह करके या फिर कभी-कभी विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करता है। इन सभी चीज़ों का जो योग है वो मानव भूगोल से संबंधित है। रेड जेल की शिष्या रही हैं कुमारी शैंपल, ठीक है ना? कुमारी शैंपल ने मानव भूगोल की व्याख्या इस प्रकार की है कि क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी, कौन-सा? क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी क्या क्या है? कि परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या है? क्रियाशील मानव मतलब मनुष्य क्या है, कभी मतलब चुप नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। जैसे मतलब हम खेत में मतलब काम करते हैं, कृषि करते हैं, तो कभी वो क्या बोलते हैं उसका गेहूँ बो देता है, कभी चना बो देता है, कभी सोयाबीन बो देता है। सोयाबीन की फसल अच्छी नहीं होती है तो फिर गन्ना बो देता है, और फिर कुछ भी नहीं होता तो फिर वो खेत को खाली छोड़ देता है। उसमें आम का बाग लगा देता है, अमरूद का बाग लगा देता है। मतलब कुछ ना कुछ वो क्या करता है, चेंज करता रहता है, मतलब क्रियाशील है, मतलब वो क्या कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है। वो क्रिया कौन-कौन सी है? आर्थिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है ना? या धार्मिक क्रिया है, मतलब दिन पे दिन, प्रतिदिन बदलती चली जा रही हैं या बदलती चली जाती हैं। जैसे मतलब हम धार्मिक क्रियाओं का एक उदाहरण ले लें कि पहले जो प्राचीन काल में गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी, जो मतलब लोग छात्र-छात्राएँ या अध्ययन करना चाहते थे, उनको मतलब गुरु के पास में ही रह कर के अध्ययन करना रहता था, और वो गुरु का जो मतलब आश्रम रहता था या उनकी जो कुटिया रहती थी, वो कहाँ पर रहती थी? एक जंगल में रहती थी। ठीक है ना? तो जो गुरु बोलते थे उन्हीं का मतलब ये काम करते थे। लेकिन धीमे-धीमे क्या हुआ? उसमें परिवर्तन आया, ठीक है? फिर जो गुरुकुल की जो मतलब उठा करके या मतलब गुरुकुल में शिक्षा ना दे करके फिर महलों में शिक्षा दी जाने लगी। फिर उसके बाद में कुछ लोगों को जो शिक्षा दी गई, कुछ लोगों को शिक्षा नहीं दी गई। फिर उसके बाद में ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल में सभी के लिए शिक्षा ओपन कर दी, ठीक है ना? और अभी वर्तमान में जो व्यक्ति सक्षम है, असक्षम है, सभी को मतलब शिक्षा दी जा रही है। जो सक्षम है वो मतलब अपने आरामदायक शिक्षा लेते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, और जो असक्षम है उनको शासकीय प्रयासों के द्वारा या शासकीय योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचा करके शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार का वो क्या है, परिवर्तन है, मतलब चेंजेस होते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से डिमाजिया जो फ्रांसीसी विद्वान है उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल समुदायों और समाजों, मतलब अनेकों जो समुदाय पाए जाते हैं, फिर अनेकों समाजों में जो समुदाय पाए जाते हैं, समाज पाए जाते हैं, ठीक है ना? अनेकों समाजों के भौतिक वातावरणों के संबंध का अध्ययन है, ठीक है ना? समुदायों और समाजों के भौतिक वातावरणों से संबंधित अध्ययन है। डॉक्टर डेविस, ठीक है ना? डेविस ने क्या बताया है कि मानव भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण और मानव कार्यकलाप दोनों ही के पारस्परिक संबंध और उससे संबंध के परिणाम के पार्थिव स्वरूप की खोज है, ठीक है ना? क्या है? प्राकृतिक वातावरण, मानव के क्रियाकलाप, है ना? दोनों के पारस्परिक संबंध और उस संबंध के परिणाम के पार्थिव स्वरूप की खोज है, और प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को उनके आधार के रूप में सिद्ध करने का प्रयास है। मतलब किसी न किसी प्रकार से मानव भूगोल में मनुष्य से संबंधित और भौतिक जो वातावरण है उससे संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, और उसी के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना? और भी लोगों ने जैसे हाइट रैनर ने दिए हैं, प्रोफेसर मैक्स शॉर्म ने दी है, लेवान ने दी है। लेवान ने बताया कि मानव भूगोल एक समष्टि भूगोल है, मतलब विस्तृत स्वरूप वाला है, जिसके अंतर्गत मानव और उसके वातावरण के बीच के संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सामान्य समस्याओं का स्पष्टीकरण किया जाता है। मतलब क्या है? मनुष्य और वातावरण, मतलब दोनों के बीच के संबंधों के फलस्वरूप होने वाली जो समस्याएं हैं, ठीक है ना? वर्तमान में भी अनेक समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि अभी जो वर्तमान में चल रही कोविड-19 है। उससे पहले अगर हम बात करें जो प्राकृतिक उसको लेकर के चले, तो ग्लोबल वार्मिंग है ना? क्या है ग्लोबल वार्मिंग में? कि भूमंडलीय तापन हो रहा है, धीमे-धीमे तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है? जब बरसात होनी चाहिए बरसात नहीं हो रही है, और जब बरसात नहीं होनी चाहिए उस समय पे बरसात हो रही है, या जितनी बरसात होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो जो समस्याएँ जो उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है ना? इसके बीच में मानव और उसके वातावरण के बीच के संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं का स्पष्टीकरण, कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है ना? आगे चल के किस प्रकार की समस्याएँ परिवर्तित हो सकती हैं, इन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण किया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, मानव भूगोल, जो कि एक समष्टि भूगोल है अकॉर्डिंग टू लेबान, ठीक है ना? बात करते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं से इस तथ्य स्पष्ट हो गया कि विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हुए भी उनमें एक क्या मानव भूगोल के अर्थ में यह समानता मिलती है कि मानव भूगोल
मनुष्य और उसके वातावरण के अंतर संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? मानव भूगोल क्या करता है? मनुष्य और उसके वातावरण के अंतर संबंधों से उत्पन्न समस्याएं, एक तो मानव है और दूसरा क्या है? उसका वातावरण है, और उन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, अनुकूलन हो रहा है, सामंजस्य हो रहा है, ठीक है ना? क्या हो रहा है? अनुकूलन हो रहा है, सामंजस्य हो रहा है, संशोधन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है, ठीक है ना? उनमें बताया है कि विभिन्न क्षेत्रों में बसा हुआ मानव अपने वातावरण से किस प्रकार एडॉप्शन मतलब अनुकूलन करता है, ठीक है? अब जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? मालवा के पठार पर रहते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग निमाड़ में रहते हैं, कुछ लोग क्या रहते हैं? रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ लोग क्या है? तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, है ना? हमारे जो मालवा क्षेत्र में अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, अलग प्रकार का कल्चर पाया जाता है, अलग प्रकार का रहन-सहन पाया जाता है, अलग प्रकार का खान-पान पाया जाता है, ठीक है ना? तो वो क्या कर रहा है कि जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, मतलब जिस प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो गए, पर्वतीय प्रदेश हो गए, है ना? मैदानी प्रदेश हो गए, तटीय प्रदेश हो गए, है ना? या रेगिस्तानी प्रदेश हो गए, उनसे क्या कर रहा है? एडॉप्शन कर रहा है, मतलब अनुकूलन मतलब एक स्थिति मतलब स्थापित कर रहा है। फिर सामंजस्य कर रहा है, एडजस्टमेंट मतलब जैसा-जैसा टेम्परेचर जैसे-जैसे प्रकृति जैसे-जैसे वातावरण होता है, उससे क्या कर लेता है वो? सामंजस्य स्थापित कर लेता है, यानी कि एडजस्टमेंट कर लेता है। और फिर क्या करता है? उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लेता है। क्या करता है? आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लेता है। संशोधन कैसे करता है? कि प्राचीन काल में जो कृषि होती थी, उसको क्या बोलते थे? प्राचीन कृषि। प्राचीन कृषि में क्या होता था? ये वो मतलब खेत में बीज डाल देता था और उसमें जो भी मतलब अन्न उत्पन्न हो जाता था, उसको काट के घर तक ले लेता। फिर उसके बाद में उसने कृषि में पशुओं का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? तो पशुओं के द्वारा उसने मतलब काटना, उसको खेत को मतलब वो करना, और फिर उसके बाद में उसमें से जो फसल निकाली जाती थी, उसमें भी फसल निकालने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या है? सभी चीज़ें मशीनों के द्वारा हो रही हैं। तो वो क्या कर रहा है? अपने प्राकृतिक वातावरण में क्या कर रहा है? मॉडिफिकेशन कर रहा है, मतलब संशोधन कर रहा है मनुष्य। ये है प्रकृति और विषय क्षेत्र, ठीक है ना? प्रकृति और विषय क्षेत्र जो भूगोल है वो मैंने अभी बताया था आपको कि दो भागों में बांटा गया था उसको, एक भौतिक भूगोल और दूसरा था मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है, ठीक है ना? जो विभिन्न प्रदेश हैं उनका क्या है? भौतिक पर्यावरण इस प्रकार का है, उन चीजों का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। और मानव भूगोल में क्या किया जाता है? जो भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक चीज बढ़ गई है, मनुष्य, ठीक है ना? मनुष्य और भौतिक पर्यावरण दोनों के बीच के जो अंतर संबंध है, उनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है ना? मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। मतलब क्या है? ये जो मनुष्य से ही केंद्रित है, मतलब मनुष्य की ही बात करेगा, मानव की ही बात करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मानव केंद्रित विज्ञान। दूसरा, मानव भूगोल मानव परिस्थिति है। कैसी है? मानव परिस्थिति मतलब ह्यूमन इकोलॉजी। किसकी बात कर रहा है मानव भूगोल? ह्यूमन इकोलॉजी की बात कर रहा है। तीसरी क्या है? मानव भूगोल के तत्व पार्थिविकता से संबंधित है। मतलब क्या है? टेरेस्ट्रियल यूनिटी से मतलब संबंधित है। मतलब मानव भूगोल के जो भी एलिमेंट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल यूनिटी से संबंधित है, ठीक है ना? फिर उसके बाद में क्या है? मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है। कौन सा है? सामाजिक विज्ञान है मानव भूगोल। समाज विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है? मानव भूगोल क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। अभी हमने बात कर बताई आपको कि कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है ना? कोई असमी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है ना? और कोई क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है, ठीक है? तो क्या है? ये क्या होगी? क्षेत्रीय विभिन्नता मतलब क्षेत्र के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। अब प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, प्रत्येक समाज में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, ठीक है ना? मानव-मानव में विभिन्नता पाई जाती है, उसका जो शारीरिक बनावट है, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। आप देख लो कि किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के मतलब एकदम फ्लैट बाल होते हैं, किसी के होंठ पतले होते हैं, किसी के होंठ मोटे होते हैं, और किसी का काला काला होता है, किसी का कलर गोरा होता है, ठीक है ना? तो ये जो विभिन्नताएँ हैं, ठीक है ना? क्षेत्रीय आधार पर भी विभिन्नताएँ होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे मनुष्य काला होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे मनुष्य गोरा होता है, और जहाँ टेम्परेचर मीडियम होता है, वहाँ मनुष्य ना गोरा होता है और ना काला होता है। तो कलर के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। दूसरी बात, फिर उसके जो कल्चरल जो सांस्कृतिक जो वातावरण है, संस्कृति, इसकी बात हम करते हैं। और आजकल बहुत बात की जा रही है संस्कृति की, कि हमारी संस्कृति या भारत देश की संस्कृति या किसी अन्य देश की संस्कृति। तो जो संस्कृति है,
वो क्या है, एक लंबी मतलब समाज की जो परंपराओं से निर्मित होती है। कैसे वो निर्मित होती है, सामाजिक जो परंपराएं हैं वो एक लंबी काल तक चलती रहती है, उसी को हम संस्कृति का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो सांस्कृतिक आधार पर भी क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। धार्मिक आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से जैसे हमारे भारत देश में कई धर्म पाए जाते हैं, हिंदू धर्म पाया जाता है, मुस्लिम धर्म पाया जाता है, मुस्लिम सॉरी इस्लाम धर्म पाया जाता है ना। इस्लाम के बाद में आपका सिख धर्म पाया जाता है, बौद्ध धर्म पाया जाता है, ईसाई धर्म पाया जाता है। तो हर धर्म में क्या है, अलग अपनी मतलब पूजा पाठ करने के अलग तौर तरीके हैं। भगवान को जो मतलब पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु जिसको बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है ना। तो ये सब क्या है, अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार के कल्चर है, अलग अलग प्रकार के मतलब टेबूज हैं, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के आधार पर ये क्या कर रहा है, विभिन्नताएं हैं। मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन है लोगों के बीच में, मतलब डिफ्रेंसिएशन है, या लोगों के बीच में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 50 किलोमीटर पर या प्रत्येक 50 किलोमीटर में क्या है, रीति रिवाजों में, खान पान में और रहन सहन में अंतर आ जाता है। अगर हम सही से गहन अध्ययन करें, सूक्ष्म अध्ययन करें, तो 50 किलोमीटर की रेंज में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रीति रिवाजों में, खान पान में और उन चीजों में अंतर आ जाता है। ठीक है। बात करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र क्या है, जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन करना। तो पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर इसका मतलब वितरण पाया जाता है, किस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, किस क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, उसकी क्षमता किस प्रकार की है। ये जो भूमध्य रेखा के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी मतलब कार्य क्षमता किस प्रकार की है, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनकी कार्य क्षमता किस प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो जनसंख्या एवं क्षमता का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रदेश संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन, मतलब जिस प्रदेश में वो जनसंख्या निवास करती है या किसी एक प्रदेश को लेकर के, जैसे हम मालवा प्रदेश की बात करें तो मालवा प्रदेश में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है ना। कृषि योग्य भूमि पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, यहाँ पर खनिजों का मतलब खनिज पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, नदियाँ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, और फिर उसके बाद में तालाब पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। ठीक है ना। पानी की क्या व्यवस्था है, रोड पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, है ना। बसेस चलती है कि नहीं चलती है, ट्रेनें चलती है कि नहीं चलती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, किसी प्रदेश की क्या है, संसाधन है। उसका उपयोग, मतलब संसाधनों का उपयोग, तो किस प्रकार से लोग मतलब उसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए एक क्षेत्र है वहाँ पे मतलब डेली बसें आ रही हैं, जा रही हैं, मतलब बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो निवासी वो क्या करते हैं, बसों की तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ज्यादा तोड़ फोड़ हो जाएगी, तो वो जो मतलब बसों के जो मालिक हैं या सरकार है वो मतलब बस को बंद कर देगी। तो हमने उसको क्या किया है, अनुपयोग किया है, किसका, संसाधन का। ठीक है ना। तो हमें किस प्रकार से वहाँ का संसाधनों का उपयोग करना है, नियोजन, ठीक है ना, उसका प्लानिंग कैसे करनी है, कि किस प्रकार से मतलब अच्छी प्लानिंग करें जिसके माध्यम से हम क्या है, उस प्रदेश का अच्छे से अच्छा विकास कर पाए। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, अभी हमने बात करी थी। ये जो संस्कृति है वो क्या है, अलग अलग लोगों में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। ठीक है ना। और वो जो संस्कृति है उसी को हम मतलब बोलते हैं सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है ना। कहीं पर बहुत शांति पाई जाती है, कहीं पर क्या है, बहुत अशांति पाई जाती है, लोग बहुत अशांत रहते हैं। अब दो संस्कृतियों के लोग मिलते हैं तो आपस में फिर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। ठीक है ना। वर्तमान समय में ऐसा देखने में आता है, न्यूज़ों में आता है ना, अखबारों में आता है कि इस समाज के लोगों ने इस समाज को इस प्रकार से मतलब प्रताड़ित किया। है ना। प्रताड़ित करने के बाद में उनमें क्या हो गया, असमंजस हो गया, या वो जो सांस्कृतिक वातावरण है वो मतलब दोनों के अनुकूल नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन की तो हम अभी बात कर रहे थे। और फिर कालिक अनुक्रमण, मतलब स्थान के साथ साथ कालिक, काल के हिसाब से कि किस काल में किस प्रकार का वातावरण था, फिर उसके बाद में काल चेंज हुआ, फिर किस प्रकार का वातावरण हुआ, फिर काल चेंज हुआ, फिर किस प्रकार का वातावरण हुआ। तो उसका वातावरण का समायोजन, मतलब मनुष्य ने किस प्रकार से समायोजन किया। जैसे मैं थोड़ा सा आपको मतलब डिटेल में बताऊं कि जब मनुष्य की मतलब पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। ठीक है। तो अलग अलग धर्म क्या है, अलग अलग प्रकार से बताते हैं। हिंदू धर्म में बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना की। मुस्लिम धर्म बताता है कि उन्होंने, उनके जो पैगंबर साहब उन्होंने सृष्टि की रचना करी। ठीक है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हुई है। और मुस्लिम धर्म क्या बताता है कि उनका जो वो था, आलम और आरा, जो जिस नाम के जो दो व्यक्ति थे, उनको मतलब स्वर्ग से भेजा गया था पृथ्वी पर। ठीक है ना, सजा के तौर पर। फिर उसके बाद में धीमे धीमे उन्हीं की सभी संतानें पैदा हुई। ईसाई धर्म भी यही बोलता है कि जो प्रकृति की जो मतलब सृष्टि की जो रचना है वो किसने की है, गॉड ने की है। किसने की है, गॉड ने की है। तो मतलब क्या है
जो अलग-अलग जो रिलीजन है वो क्या कर रहे हैं, अलग-अलग प्रकार से बता रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। लेकिन अगर आप बात करेंगे, एक कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत पढ़िए आप, तो वो बताता है कि पृथ्वी के ऊपर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। डार्विन सबसे पहले ये बताता है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना? हमने भी आपको बताया कि पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, फिर धीमे-धीमे उसमें क्या हुआ, बरसात हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में जो गहरे भाग थे वहाँ पर पानी भर गया। पानी भरने से क्या हुआ कि वहाँ पर पानी में जीव की उत्पत्ति हुई। वो सबसे पहला जो जीव था वो क्या था? एक कोष के जीव था, जो बिना रीढ़ वाला जो मतलब उसको बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो अमीबा था उसकी उत्पत्ति हुई। और फिर उसके बाद में अमीबा से और मतलब अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु मतलब पनपे कहाँ पर? पानी में पनपे, और फिर उसके बाद में वो धीमे-धीमे पानी से स्थल खंड पे आए, और स्थल खंड पर आने के बाद में उन्होंने अनेक क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ की, और फिर उसके बाद में अलग-अलग श्रेणी के मतलब जैसे मान लीजिए आप शेर की अगर हम मतलब उसको कैटेगराइज़ करें तो शेर है, चीता है, बिल्ली है, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। फिर घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? मनुष्य है, बंदर है, लंगूर है ना? क्या बोलते हैं, ओरांग-उटान है, चिंपैंजी है, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। कुत्ता है ना? और कुत्ते के बाद में कुत्ते की भी अलग-अलग प्रकार की कई नस्लें हैं। ये सब क्या है? एक ही प्रजाति के हैं, मतलब एक ही जीव से इनकी उत्पत्ति हुई है। मनुष्य भी पहले मतलब पूँछ वाला था, फिर उसकी पूँछ हट गई। पहले वो झुक के चलता था, उसके शरीर पे बाल थे, फिर उसके बाद में वो बाल भी हट गए, है ना? और आज मनुष्य क्या है, अपने सौंदर्य को स्थापित करने के लिए अनेक-अनेक प्रकार की जो विलासिता की चीज़ें हैं, उनको उपयोग कर रहा है। तो मनुष्य किस प्रकार से मतलब उस वातावरण से अपने को समायोजित कर रहा है मानव, और उस समायोजन के बाद में किस-किस काल में उसने किस प्रकार से समायोजन किया। है ना? जब वो जंगल में रहता था तो फिर कंद-मूल फल खाता था। क्या खाता था? कंद-मूल फल खाता था, फूल पत्तियाँ खाता था, ठीक है? फिर उसके बाद में उसने क्या किया, शिकार करना आरंभ कर दिया। शिकार करने के लिए उसने पत्थर के औज़ार बनाए, तो उसने पत्थर के औज़ारों का आविष्कार किया। फिर उसके बाद में उसने क्या है, झुंड में शिकार करना स्टार्ट किया। फिर एक दिन क्या हुआ कि पत्थर के औज़ार बनाते समय एक चिंगारी निकली, और उस चिंगारी से क्या हुआ, आग लग गई। तो उसको मतलब एहसास हुआ कि आग का भी आविष्कार किया जा सकता है। जब उसने आग का आविष्कार कर लिया, तो जो कच्चा मांस खाता था, मतलब शिकार करके जो कच्चा मांस खाता था, उसको उसने भून के खाना स्टार्ट किया, उसको और टेस्ट लगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद में उसको मतलब उसने पत्थर को काट-काट के पहिए का निर्माण किया, है ना? पहिए का निर्माण करने के बाद उसने मतलब कृषि का निर्माण मतलब कृषि का आविष्कार किया। तो धीमे-धीमे क्या कर रहा है वो, वातावरण के साथ में अलग-अलग काल के अनुसार समायोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? समायोजन कर रहा है, और आज मनुष्य इतना हाईटेक हो गया है, घर बैठे ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। ठीक है? ये था मनुष्य के भूगोल मतलब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। बात करते हैं अध्ययन के उपागम। तो इसके जो अध्ययन के उपागम हैं वो 3-4 हैं। सबसे पहला उपागम है कौन-सा? पारिस्थितिकी उपागम। तो किस-किस प्रदेश में किस प्रकार की पारिस्थितिकी पाई जाती है, किस प्रकार का इकोसिस्टम पाया जाता है, उस अप्रोच को लेकर के अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। फिर दूसरा है क्षेत्रीय उपागम। अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में वो अध्ययन करता है, ठीक है ना? और उस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार का वातावरण पाया जाता है, किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, किस प्रकार के सांस्कृतिक संसाधन पाए जाते हैं, किस प्रकार से मतलब वहाँ पर मनुष्य वास कर रहा है, वो किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण से मतलब सामंजस्य स्थापित कर रहा है, या फिर उसको अनुकूल स्थिति नहीं है तो प्रतिकूल स्थितियों किस प्रकार से अपने आप को मतलब सामंजस्य स्थापित करके वहाँ पर निवास कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्षेत्रीय उपागम के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। व्यवहारपरक उपागम मतलब अलग-अलग प्रकार से मतलब वो व्यवहार कर रहा है। कल्याणपरक उपागम, है ना? किस प्रकार से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य का कल्याण हो, ठीक है ना? ये मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तंत्र उपागम, सिस्टम, सिस्टम की बात करते हैं। आजकल हम सब बात करते बोले कि बहुत खराब हो गई है मतलब हर चीज़ मतलब कोई मतलब सिस्टमैटिक चीज़ ही नहीं है। कोई बोलता है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई बोलता है सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है ना? जब सिस्टम अच्छा नहीं है, तब उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है ना? सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है, और सिस्टम अगर अच्छा है, तो उसमें और अच्छा हम लोग और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। तो तंत्र उपागम को भी मानव भूगोल के अंतर्गत या तंत्र के उपागम के माध्यम से मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? आगे बात करते हैं, ये देखो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र, है ना? सबसे पहले है जनसंख्या या जनता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? जनसंख्या की बात करेंगे या जनता की बात करेंगे इसमें मानव भूगोल में, ठीक है? फिर उसका प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का है ना? प्राकृतिक वातावरण मतलब भूमध्य रेखा पर मतलब निवास करता है, या फिर वो
मैदानी क्षेत्रों में निवास करता है या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करता है या रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करता है या ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करता है ना? फिर उसके बाद में काले कनकरों किस काल में वो वहाँ पर मतलब उसने रहना प्रारंभ किया, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे उसने किस प्रकार से समायोजन किया, एडॉप्शन किया, है ना? और फिर उसके बाद में किस प्रकार से उसने मॉडिफिकेशन किया, ये सब काल के अनुसार उसका मतलब अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरे प्रदेशों से उसके संबंध किस प्रकार के हैं, मतलब मनुष्य के अन्य अन्य प्रदेशों से कैसे संबंध है, इन चीज़ों का अध्ययन मतलब भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। समायोजन में प्रादेशिक संगठन मतलब किस प्रकार से वो समायोजन करता है और प्रादेशिक संगठनों का किस प्रकार से निर्माण होता है या प्रादेशिक जो मतलब वितरण है या प्रादेशिक जो संगठन है, वो किस प्रकार से मतलब उस प्रदेश को मतलब प्रभावित कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तो प्रदेश मतलब जिस रीजन में, रीजन मतलब जिस क्षेत्र में, जैसे कि हम अभी मालवा रीजन में रहते हैं, तो मालवा रीजन के जो प्राकृतिक संसाधन है, वो किस प्रकार के हैं, मनुष्य के लिए प्रयोग के लिए है कि नहीं है, और उन प्रयोग करने के बाद में मनुष्य किस प्रकार से अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहा है, आर्थिक क्रियाएँ कर रहा है, सामाजिक क्रियाएँ कर रहा है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति, इसको हम कल पढ़ेंगे यहीं पे।